नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी वाले चैप्टर को ख़त्म किया था। आज के सेशन में हम म्यूनिसिपैलिटी वाले चैप्टर से 50 MCQs कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा नया पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। यहाँ पे पहला ऑप्शन है पार्ट 8, तो ये यूनियन टेरिटोरीज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है पार्ट 9, तो ये पंचायती राज के लिए ऐड हुआ था 73rd अमेंडमेंट से। नेक्स्ट है पार्ट 9A, ये म्यूनिसिपैलिटीज के लिए ऐड हुआ था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। यानी हमारा यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है पार्ट 10, तो ये शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से डील करता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 243W किस बात को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका सही आंसर है म्यूनिसिपैलिटीज पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आर्टिकल 243W स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है कि वो म्यूनिसिपैलिटीज को फंक्शंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करे जो मोस्टली 12 शेड्यूल में दिए गए हैं। पंचायत के पावर्स के लिए होता है 243G। स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 243 के होता है। जबकि फाइनेंस कमीशन का मेंशन आर्टिकल 280 में होता है। यानी यहां पे हम लोगों का सही आंसर है ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच शेड्यूल कंटेन्स द फंक्शनल आइटम्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 9th शेड्यूल, तो इसे लैंडफॉर्म और जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी देने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है 11th शेड्यूल, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फंक्शन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है 12th शेड्यूल, ये म्यूनिसिपैलिटीज के 18 फंक्शंस को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 8th शेड्यूल, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है, भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया। पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इससे गवर्नर जनरल का पोस्ट क्रिएट हुआ था। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इससे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपेंड किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन 1870, तो इसने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपोन्स रेजोल्यूशन 1882, तो लॉर्ड रिपोन ने 1882 में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। और यहाँ पे हम लोगों का सही आंसर भी ऑप्शन डी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। यहाँ पे सही आंसर है लॉर्ड रिपोन। इनका रेजोल्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करता था और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। लॉर्ड मायो ने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया था, पर रियल पावर रिपोन ने दी, जबकि लॉर्ड कार्जन और डालहौसी का लोकल गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था। नेक्स्ट है, भारत की पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस सिटी में बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर है मद्रास। 1688 में मद्रास में पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन म्यूनिसिपैलिटीज। यहां पे सही आंसर है ऑप्शन ए। ये आर्टिकल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ST एंड वुमेन को डिफाइन करता है। आर्टिकल 243S वार्ड्स कमिटीज का स्ट्रक्चर बताता है।
आर्टिकल 243W पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज को डिफाइन करता है, जबकि आर्टिकल 243P कुछ की टर्म्स डिफाइन करता है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी, मेट्रोपॉलिटन एरिया, etc। नेक्स्ट है, इन व्हिच ईयर वाज द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड। तो यहां पे सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1992। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन। यहां सही आंसर है 5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन म्यूनिसिपैलिटी का टर्म 5 साल का होता है, और अगर ये डिसॉल्व हो जाए तो 6 महीने में इलेक्शन कराना होता है। नेक्स्ट है, हु कंडक्ट्स द इलेक्शन टू द म्यूनिसिपैलिटीज। तो देखिए, आर्टिकल 243 के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन को पावर दी गई है लोकल बॉडी इलेक्शंस कराने की, यानी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज और काउंसिल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है, स्टेट फाइनेंस कमीशन हर कितने साल में बनता है। तो आर्टिकल 243I के मुताबिक स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाया जाता है, टू एसेज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड रिकमेंड फंड शेयरिंग, ग्रांट्स, etc। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल। तो यहाँ पे अर्बन प्लानिंग, फायर सर्विस और पब्लिक हेल्थ 12th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखें, 12th शेड्यूल में टोटल 18 फंक्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट है, किस मिनिमम पॉपुलेशन के बाद वार्ड कमेटी बनाई जाती है। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 3 लाख। इनका काम लोकल वार्ड लेवल पर प्लानिंग और रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव करना होता है। नेक्स्ट है, द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी मस्ट इंक्लूड हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स। यानी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में इलेक्टेड मेंबर्स का क्या प्रोपोर्शन होता है। यहाँ पे सही आंसर है 2/3। आर्टिकल 243ZE के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कमेटी में 2/3 मेंबर्स इलेक्टेड होने चाहिए फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत इन दैट एरिया। नेक्स्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करती है। यहाँ पे सही आंसर है स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 243ZD के तहत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्लान्स के कोऑर्डिनेशन के लिए। ये कमेटी अपना ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करती है। नेक्स्ट है, द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट। तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा बदला, जिसमें सेकुलर, सोशलिस्ट सब जोड़े गए और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई। नेक्स्ट है 44th अमेंडमेंट। तो इससे इमरजेंसी प्रोविजंस मॉडिफाई किए गए। नेक्स्ट है 73rd अमेंडमेंट। तो ये पंचायत के लिए था। नेक्स्ट है 74th अमेंडमेंट। तो इसने म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और 12th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया, यानी कि यहां पे सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गवर्नर किसी इंडस्ट्रियल एरिया को टाउनशिप डिक्लेयर किस आर्टिकल के अंडर कर सकता है। यहां सही आंसर है ऑप्शन ए। दिस आर्टिकल डिफाइंस द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन एरियाज सच एज नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड प्रोविजन टू नोटिफाई इंडस्ट्रियल टाउनशिप। आर्टिकल 243R कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज को डिफाइन करता है। आर्टिकल 243S वार्ड कमिटीज से रिलेटेड है, जबकि आर्टिकल 243W पावर एंड फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है, आर्टिकल 243 के मुताबिक
म्यूनिसिपैलिटी का क्या मतलब है। तो इस आर्टिकल के तहत म्यूनिसिपैलिटी का मतलब होता है नगर पंचायत यानी ट्रांजिशनल एरिया, म्यूनिसिपल काउंसिल यानी स्मॉलर अर्बन एरिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी लार्जर अर्बन एरिया। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है व्हाट प्रपोर्शन ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वोमेन इन म्यूनिसिपैलिटीज। तो आर्टिकल 243 के तहत टोटल सीट्स का 1/3 वोमेन के लिए रिजर्व होता है। तो यहां पे सही आंसर है ऑप्शन बी। ये रिजर्वेशन एससी या फिर एसटी वोमेन पर भी अप्लाई करता है और कुछ स्टेट्स ने इसे वॉल्यूंटरीली 50% तक बढ़ा भी दिया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए म्यूनिसिपैलिटीज के काम कहाँ लिखे गए हैं। यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 12 शेड्यूल। 12 शेड्यूल में टोटल 18 फंक्शंस है जिसमें अर्बन प्लानिंग, स्लम इंप्रूवमेंट, अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन जैसे चीज़ें शामिल है। यहाँ पे 11 शेड्यूल और आर्टिकल 243G पंचायत के कॉन्टेक्स्ट में है, जबकि आर्टिकल 243W स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर करता है इन फंक्शंस को असाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है म्यूनिसिपैलिटीज के चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा, ये कौन डिसाइड करता है। यहाँ पे दोस्तों सही आंसर है स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ गवर्नर, प्रेसिडेंट या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट है अंडर व्हाट कंडीशन में ए डिसॉल्व म्यूनिसिपैलिटी नॉट नीड री इलेक्शन। यानी अगर म्यूनिसिपैलिटी डिसॉल्व हो गई हो तो कब इलेक्शन जरूरी नहीं होता। तो देखिए अगर म्यूनिसिपैलिटी का टर्म लेस देन 6 मंथ बचा हो तो री इलेक्शन मैंडेटरी नहीं होता, यानी सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है म्यूनिसिपैलिटीज को पैसा कहां से मिलता है। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बोथ ए एंड बी। लोकल टैक्सेज जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स रेवेन्यू का सोर्स माना जाता है। और ग्रांट्स इन एड यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है उसे भी एक सोर्स माना जाता है। लोन्स भी ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन वो लिमिटेड और कंडीशन बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हिच बॉडी मेक्स रिकमेंडेशन फॉर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो आर्टिकल 243I के मुताबिक गवर्नर हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाता है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है व्हिच अर्बन बॉडी इज क्रिएटेड फॉर बिग सिटीज लाइक मुंबई और दिल्ली। यहाँ पे पहला ऑप्शन है म्यूनिसिपैलिटी, तो ये छोटी और मध्यम शहर के लिए होती है। नेक्स्ट है टाउन एरिया कमेटी, ये छोटे कस्बों के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये बड़े शहरों के लिए बनाए जाते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो यहाँ पे हम लोगों का सही आंसर है ऑप्शन सी। इनका काम होता है शहर की एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जैसे रोड, वाटर, सैनिटेशन etc। नेक्स्ट है नोटिफाइड एरिया कमेटी, ये नए और तेजी से बढ़ते एरियाज के लिए होती है और ये फुल्ली नॉमिनेटेड बॉडी होती है। नेक्स्ट है हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कमिश्नर। ये एक IAS ऑफिसर होता है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। मेयर एक सिंबॉलिक पद होता है, काउंसिल नियम बनाता है पर इम्प्लीमेंटेशन कमिश्नर करता है, जबकि डेप्यूटी मेयर मेयर का सहायक होते हैं। नेक्स्ट है व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गवर्न्स द कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल। यानी म्यूनिसिपल काउंसिल्स की रचना कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आती है। यहाँ पे सही आंसर है 74th अमेंडमेंट यानी कि ऑप्शन डी। इस अमेंडमेंट ने म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया।
इसके तहत 3 लेवल्स ऑफ अर्बन बॉडीज डिफाइन किए गए, नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज के लिए है, जबकि 42nd और 44th जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अर्बन बॉडीज से इसका रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ द मेयर इन ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो देखिए, मेयर का काम होता है काउंसिल के मीटिंग्स को प्रिसाइड करना। वो एक सेरेमोनियल हेड होते हैं। असली एग्जीक्यूटिव पावर कमिश्नर के पास होती है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ काउंसिल। यहाँ पे नेक्स्ट है व्हिच अर्बन लोकल बॉडी इज मीन फॉर स्मॉलर टाउन्स। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी म्यूनिसिपैलिटी। ये स्मॉलर सिटीज के लिए होती है और इनका काम होता है लोकल गवर्नेंस, जैसे सफाई, पानी और लाइट प्रोवाइड करना। पोर्ट ट्रस्ट पोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। स्पेशल पर्पज एजेंसी स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जबकि टाउनशिप कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए हाउसिंग कॉलोनीज के रूप में होती है। नेक्स्ट है म्यूनिसिपैलिटी का मुखिया क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन। ये काउंसिल का इलेक्टेड हेड होता है और एग्जीक्यूटिव पावर्स इनके पास होती है। मेयर सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में होता है। कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी से अलग, जबकि कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में होता है, म्यूनिसिपैलिटी में नहीं। नेक्स्ट है नोटिफाइड एरिया कमेटी के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो देखिए, नोटिफाइड एरिया कमेटी फुल्ली नॉमिनेटेड बॉडी होती है। यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट चेयरमैन और मेंबर्स को यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नोटिफाइड एरिया कमेटी किस एरिया के लिए बनाई जाती है। तो ये उन जगहों के लिए होती है जो तेजी से डेवलप हो रही हो, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन सी। रूरल एरिया पंचायत के अंडर आते हैं। ट्राइबल एरिया पैसा एक्ट के अंडर कवर होता है, जबकि टूरिस्ट जोन म्यूनिसिपैलिटी के अंडर आ सकते हैं, पर ये स्पेसिफिकली फोकस नहीं है। नेक्स्ट है टाउन एरिया कमेटी किसके लिए बनाई जाती है। तो ये छोटी टाउन्स में बेसिक सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे लाइट, ड्रेनेज, रोड मेंटेनेंस, etc। यानी कि सही आंसर है ऑप्शन सी। पोर्ट एरियाज को पोर्ट ट्रस्ट देखता है। इंडस्ट्रियल जोन्स में टाउनशिप बनाई जाती है, जबकि बिग सिटीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ फंक्शंस डज ए टाउन एरिया कमेटी परफॉर्म। तो ये सेमी म्यूनिसिपल बॉडीज होती है जो सिर्फ बेसिक सिविक फंक्शन संभालती है, जैसे सफाई और रोड मेंटेनेंस। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। ये लॉज नहीं बना सकती, यानी कि इसके पास लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं है। ये लीगल डिसीजन भी नहीं ले सकती, यानी कि इसके पास जुडिशियल फंक्शन भी नहीं है। और कॉमर्शियल फंक्शंस यानी कि बिजनेस रिलेटेड काम भी ये नहीं करती। नेक्स्ट है कैंटोनमेंट बोर्ड किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो कैंटोनमेंट बोर्ड आर्मी के कंट्रोल में होता है और इसके काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कैंटोनमेंट बोर्ड में कौन कौन से सदस्य होते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये गलत है क्योंकि कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड भी होते हैं। नेक्स्ट है ओनली नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो ये भी गलत है क्योंकि कुछ सदस्य पब्लिक द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। तो इस बोर्ड में कुछ मेंबर्स लोकल सिटीजन्स द्वारा चुने जाते हैं और कुछ मिलिट्री और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नॉमिनेटेड भी होते हैं। यानी यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि सिर्फ फौज के ऑफिसर्स नहीं, यहाँ पे सिविलियंस भी होते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए कैंटोनमेंट बोर्ड।
तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है एक टाउनशिप आमतौर पर किसके द्वारा चलाई जाती है। तो टाउनशिप का मतलब होता है हाउसिंग कॉलोनीज जो किसी इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज के लिए बनी हो। इन्हें वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ही चलाती है, जैसे एनटीपीसी या फिर सेल। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, यहाँ इलेक्शन भी नहीं होता, ये एक प्राइवेट सेटअप है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अलग अर्बन एरियाज के लिए होता है। नेक्स्ट है टाउनशिप एरिया मेनली किसके लिए बनाए जाते हैं। तो ये उन कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए बनाई जाती है जो दूर दराज के इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करते हैं, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन सी। इनका मेंटेनेंस कंपनी ही करती है। नेक्स्ट है पोर्ट ट्रस्ट किस जगह पे बनाए जाते हैं। तो देखिए हिल एरियाज, फॉरेस्ट जोन या फिर इंडस्ट्रियल जोन्स के लिए ये नहीं होते। ये उन शहरों में बनाए जाते हैं जहां समुंदर के पोर्ट्स होते हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इनका काम होता है पोर्ट का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हिच बॉडी क्रिएट्स पोर्ट ट्रस्ट इन इंडिया। यानी भारत में पोर्ट ट्रस्ट का गठन किसके द्वारा होता है। तो पोर्ट ट्रस्ट को पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए बनाए जाते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और इसका चेयरमैन इलेक्टेड या नॉमिनेटेड हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पज एजेंसीज को और किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए ये एजेंसीज स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए होती है, जैसे वाटर बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसलिए इन्हें फंक्शनल लोकल बॉडीज भी कहते हैं, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु कंट्रोल्स स्पेशल पर्पज एजेंसीज। तो स्पेशल पर्पज एजेंसीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या हाउसिंग बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। ये लोकल बॉडीज के अंडर नहीं होती। म्यूनिसिपल काउंसिल इन्हें कंट्रोल नहीं करती। ग्राम पंचायत रूरल एरिया के लिए होती है, जबकि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लानिंग के लिए होती है, नॉट फॉर कंट्रोल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेपरेट पर्सनल सिस्टम के तहत नगर निकायों में कर्मचारियों को कौन अपॉइंट करता है। तो इस सिस्टम में हर नगर निकाय अपने स्टाफ खुद अपॉइंट, ट्रेन और मैनेज करते हैं और इनका ट्रांसफर दूसरे बॉडीज में नहीं होता। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ईच लोकल बॉडी इंडिविजुअली। यहाँ पे सेंटर, स्टेट या फिर यूपीएससी का रोल नहीं होता। नेक्स्ट है यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम में स्टाफ को कैसे नियुक्त किया जाता है। तो इस सिस्टम में स्टाफ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये एक कॉमन कैडर का पार्ट होते हैं और एक लोकल बॉडी से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे सेंट्रल अपॉइंटमेंट, लोकल अपॉइंटमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हायरिंग नहीं होती। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम का मतलब क्या है। तो दोस्तों इस सिस्टम में स्टेट और लोकल बॉडी का स्टाफ कॉम्बाइंड कैडर का हिस्सा होते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर सिर्फ लोकल बॉडीज के बीच नहीं बल्कि डिपार्टमेंट्स के बीच भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे प्राइवेट हायरिंग नहीं होती, वार्ड वाइज डिवीजन इसमें नहीं होता और मिलिट्री रिक्रूटमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है व्हिच इज ए मेजर सोर्स ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स रेवेन्यू। तो म्यूनिसिपल बॉडीज के लिए प्रॉपर्टी टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट और स्टेबल रेवेन्यू सोर्स है। हर घर और प्रॉपर्टी पर यह टैक्स लगता है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन सी। यूजर चार्जेस नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। ग्रांट्स बाहर से मिलती है, इसलिए इसे स्टेबल सोर्स नहीं माना जाता। और लोन्स रेवेन्यू नहीं बल्कि उधार होती है जिसे रीपे करना पड़ता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ म्यूनिसिपल रेवेन्यू।
तो दोस्तों एनजीओ डोनेशन रेवेन्यू का रेगुलर सोर्स नहीं है, ये ऑप्शनल और इरेगुलर होते हैं, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी। डिवोल्यूशन, ग्रांट्स और लोन्स को म्यूनिसिपल रेवेन्यू के सोर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट है अर्बन लोकल बॉडीज को लोन लेने के लिए किसकी मंजूरी चाहिए होती है। तो अर्बन बॉडीज को कोई भी लोन या बोरोइंग तभी करनी होती है जब स्टेट गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल मिल जाए, ये फिस्कल कंट्रोल का पार्ट है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन या फिर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता। आज का लास्ट क्वेश्चन है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट किस आर्टिकल के तहत स्थापित किया गया। तो आर्टिकल 263 के तहत इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बॉडीज बनाई जा सकती है। 1954 में ये काउंसिल बनी थी अर्बन लोकल बॉडीज के लिए एडवाइजरी रोल निभाने। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड था। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से जुड़ा है, जबकि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के लिए है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने कवर किया 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका आज के सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।